नमस्कार, मैं डॉक्टर वर्षा सिंह, काव्य वृष्टि सामाजिक चेतना पर अपने 3 मेहमानों के साथ सभी व्यूअर्स का, श्रोताओं का, दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज का कार्यक्रम अपनी इन पंक्तियों से प्रारंभ करती हूँ। नहीं फ़कत इंसान का भू-नभ पर अधिकार, नहीं फ़कत इंसान का भू-नभ पर अधिकार, पौधे, पशु, जंगल, नदी सब हैं हिस्सेदार। हाँ, सब है हिस्सेदार। और नर विकास के नाम पर करता धरा विनाश, जब तक ये एहसास हो बचे न भू आकाश। हाँ, बचे न भू आकाश। हमारे समाज में पर्यावरण एक ज्वलंत समस्या है, जो केवल एक मनुष्य की ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व की समस्या बन चुकी है और अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। हम केवल सरकार के भरोसे नहीं रह सकते। इसमें एक आम नागरिक की भूमिका भी निश्चित होनी अति आवश्यक है। इसी विषय पर परिचर्चा करने के लिए आज हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही संस्था ग्रीन यात्रा के सदस्य उपस्थित हैं। तो मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। ग्रीन यात्रा हाँ, ग्रीन यात्रा पर्यावरण संरक्षण में उसको बचाने के लिए कई वर्षों से सतत कार्य कर रही है और हमारे साथ आज मंच पर उपस्थित हैं ग्रीन यात्रा के संस्थापक श्री प्रदीप त्रिपाठी जी। उनका मैं मंच पर बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और दूसरे स्तंभ के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं ग्रीन यात्रा के ट्रस्टी एंड सेकंड फाउंडर दुर्गेश गुप्ता जी। सर, आपका भी काव्य वृष्टि पर के पटल पर बहुत-बहुत स्वागत है। और एक नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती हुई निक्षा खेमका जी, जो कि ग्रीन यात्रा में हेड सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम मैनेजर है। आपका भी निक्षा मैं इस मंच पर बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। और ये पर्यावरण की दिशा में इतना शानदार कार्य कर रहे हैं, जो कि काबिले तारीफ है। एक थोड़ी-सी जागृति हम अपने मंच के द्वारा फैलाना चाहते हैं लोगों के मध्य। चलिएगा, बात करते हैं आज इसी विषय पर अपने मेहमानों से। तो सबसे पहले प्रदीप जी, इस संस्था की स्थापना आपने कब की और आपके मन में विचार कैसे आया, वही मैं आपसे पूछना चाहूंगी। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगी कि हमारे श्रोताओं के रूप में और दर्शकों के रूप में सौरभ भूटरा जी जुड़ चुके हैं, ओम प्रकाश यादव, संगीता शुक्ला और सब जुड़ चुके हैं। सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। बेसिकली ग्रीन यात्रा लगभग 2008-9 में मैं और दुर्गेश ने शुरू करा था ऑर्गेनाइजेशन। इन दैट टाइम वी आर नॉट रजिस्टर्ड। हम ग्रीन यात्रा ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे नहीं थे, बट हम चाहते थे कि हम कुछ करें। हम नए-नए कॉलेज से निकले थे। जब समस्याएं होती हैं तो दिखती हैं, तो कई बार ये होता है या तो आप उनका हिस्सा बने या फिर आप इग्नोर कर दें और अपने रास्ते चले जाएं। हमें लगा कि हमें यदि जो चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, हम उनकी बुराई करने की बजाय कहीं न कहीं हम थोड़ा बहुत जो कंट्रीब्यूशन है, हमें ये तो पता नहीं था कि हम कहाँ तक पहुँचेंगे, बट ये पता था कि शायद यदि 100 लोग हैं, तो यदि उसमें से 2 लोग भी कम हो गए, तो आई थिंक हम 3 डिजिट से 2 डिजिट में आ जाएँगे। और यही हमारी मंशा थी और हमने दोनों ने शुरुआत करी। तो हमारा पहला प्रोजेक्ट था गो ग्रीन गणेशा, जिस पे ये था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस या एनवायरनमेंट को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। आज से 12 साल पहले हमने ये सोचा। हमने स्कूल, कॉलेज, हाउसिंग सोसाइटी नियर बाय से शुरू किया। धीरे-धीरे हमारा इंटरेस्ट बढ़ता गया और हमें लग रहा है कि हम थोड़ा भी यदि इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं चीज़ों में, तो वो हमें दिखने लगा। और देन 2010 में हमने ग्रीन यात्रा की संस्था का स्थापना करी एंड उसके बाद हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं। हम लगभग 10,000 स्कूल के साथ काम करते हैं, सैकड़ों कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम करते हैं, चाहे आईआईटी हों, चाहे आईआईएम्स हों, हज़ारों हाउसिंग सोसाइटीज़ के साथ काम करते हैं, सैकड़ों कॉर्पोरेट्स के साथ काम करते हैं। तो ये जर्नी एक छोटे से लोकेलिटी से शुरू हुई थी। आज पूरे इंडिया में हम ऑलमोस्ट हर मेट्रो सिटी में काम करते हैं और यही हमें खुद उम्मीद नहीं थी कि हम इसे कहाँ तक लेके जाएँगे। बट लोग बोलते हैं ना कि आप 100 कदम तक यदि रास्ता दिख रहा है, तो पहले वहाँ तक चलिए, वहाँ जाने के बाद आगे का रास्ता आपको खुद दिख जाएगा। और ये हमने अपने जीवन पे अप्लाई किया और आज हम यहाँ पर हैं और हम कोशिश कर रहे हैं
फिर भी हमें लगता है कि हम अभी बहुत काम बचा हुआ है और हम बहुत ही एक बोलते हैं ना कि समुद्र में एक बूंद का हजारवां या लाखवां अंश है और जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें क्योंकि ये एक आदमी की या एक संस्था की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये सबकी है। तो ग्रीन यात्रा एनवायरनमेंट फील्ड में यही काम करता है कि हम लोग इस पे डिस्कस करें कि हम क्या-क्या काम कर रहे हैं। तो इस तरह से ग्रीन यात्रा की शुरुआत हुई। कहीं न कहीं एक थोड़ा-सा कि बी द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन देन द प्रॉब्लम। तो किसी न किसी चीज़ का सॉल्यूशन हल का साथ हल ढूँढें आप समस्याओं का और कहीं न कहीं रास्ता दिखता है। जी, बिल्कुल प्रदीप जी, आपने बहुत सही बताया कि आप अकेले चले थे, लेकिन आपका कारवां बनता चला गया। लोग जी, जी। मिलते गए और जी, जी। कारवां बनता चला गया। जी, तो जी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके पॉपुलर इनिशिएटिव्स क्या-क्या हैं? ग्रीन यात्रा के तहत आप क्या-क्या कार्य करते हैं? मैम हमारी काफ़ी सारे इनिशिएटिव हैं, लगभग 10-12 इनिशिएटिव हैं जिसमें हम स्कूल हमारा ये है कि हम न्यू जनरेशन के कोई भी सोसाइटी का ऐसा सेक्टर है जिसे हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। जैसे बच्चों के लिए बच्चे हमारा फ्यूचर है और हम दुनिया की यंगेस्ट कंट्री हैं। हम स्कूल, कॉलेज से रिलेटेड हमारे प्रोजेक्ट हैं। हम प्लांटेशन के लिए जाने जाते हैं, बट प्लांटेशन के अलावा भी हमारे प्रोजेक्ट हैं जैसे सस्टेनेबल विलेज, जैसे जिसमें हम फार्मर्स के साथ जुड़ते हैं। तो हमारा एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पे हम क्योंकि वो हमारे अन्नदाता हैं और जिस तरह से केमिकल फार्मिंग बढ़ती जा रही है, हम उस पे फोकस करते हैं। हम डे टू डे लाइफ में आप चेंज कैसे लाएँ, उस चीज़ को हम यूज़ करते हैं और हम इनोवेशन फील्ड में काफ़ी काम करते हैं। यदि आप हमारे सारे प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहें कि जैसे हम लोग प्रोजेक्ट ज़रूरत हो गया, ग्रीन किड्स हो गया फिर ट्री प्लांटेशन का पेड़ लगाओ प्रोजेक्ट हो गया, सस्टेनेबल सॉल्यूशन हो गया, तो आप हमारी वेबसाइट में विज़िट कर सकते हैं। बट हमारा एक उद्देश्य है कि सोसाइटी का हर तबका हमारे साथ जुड़े। वो एनवायरनमेंट फील्ड का काम हो, वाटर बॉडी रिजुविनेशन का काम हो कि जैसे हम तालाबों को बचाना। तो हमने नोएडा से इस साल काम शुरू किया जिसमें अभी हम 3 तालाब बचा चुके हैं और अभी एक पे काम चल रहा है और भी काफ़ी बड़े लेवल पे हमारा काम चल रहा है। प्लांटेशन में हम इनोवेशन ला रहे हैं क्योंकि आजकल लोगों के पास वक़्त की काफ़ी कमी है। तो हम शहर के अंदर, शहर के बाहर और शहर से लगभग 100-200 किलोमीटर तक का एरिया हमारा काम होता है। रीज़न ये है कि शहर सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी है। दुनिया की सबसे गर्म और सबसे पॉल्यूटेड शहर हमारे इंडिया में है। यदि आप टॉप 10, टॉप 20 में जाएँ, तो आजकल शहरों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अपना ग्रीन कवर बढ़ाएँ, हमारे पास खुद का पानी नहीं है, उसको हम कैसे बचाएँ? हमारे पास खुद खाने की व्यवस्था नहीं है। तो उस पूरे सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं एनवायरनमेंट कि आपके घर से लेके खाना, पानी, हवा, उसको कैसे शुद्ध करें और आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में। अच्छा, एक चीज़ मैं दुर्गे जी आपसे पूछना चाहूँगी कि ये मियावाकी फॉरेस्ट क्या होते हैं? ये आपके पास एक जैपनीज़ टेक्निक है, ये तो मुझे मालूम है। ये भारत में आप लोग कैसे लेके आए और इसको कैसे आप इम्प्लीमेंट करते हैं, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिएगा दुर्गेश जी। मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट एक पद्धति है। मियावाकी जो नाम है ये मिस्टर अकीरा मियावाकी से ये कॉन्सेप्ट आया है। ये जापानीज टेक्निक है जिसमें आप 2 से 3 फीट का पौधा आप विद इन अ ईयर आप कैसे उसे 6 फीट से 10 फीट कर सकते। एक्चुअली हमारे एंसिस्ट्रल ये पद्धति यूज करते थे। हम इसमें क्या करते हैं कि हम एक ट्रेंच क्रिएट करते हैं। प्लांटेशन नॉर्मल लैंड पे नहीं होता है डायरेक्टली, जैसे हम 2 बाय 2 खड्डे करके प्लांटेशन वैसे नहीं किया जाता है। मियावाकी में आप पूरा का पूरा एक ट्रेंच क्रिएट करते हैं, पूरा सॉइल निकाल के फिर सॉइल को रिप्लेस किया जाता है बायोमास से। अब बायोमास में आप शुगर केन का बगास हो गया, कोकोपीट, राइस हस्क, राइस पैडी, जो खाद हो गए, वर्मी कंपोस्ट, ये सारे मिक्स करके सॉइल की मात्रा मिला के इससे बेड तैयार किया जाता है और इसके ऊपर प्लांटेशन किया जाता है विच हेल्प। देखो कोई भी एक पेड़ को 3 चीजें चाहिए होती है, एक तो लाइट, सनलाइट चाहिए, पानी चाहिए और न्यूट्रिएंट्स चाहिए। आप उसे जो जिस बेड में आप उसे प्लांटेशन कर रहे हैं उसे 24/7 न्यूट्रिएंट्स मिलता है क्योंकि आपने इसमें कोकोपीट डाला हुआ है, राइस हस्क परफोरेटर का काम करता है और वाटर रिटेन का काम करता है, तो उसको पानी भी मिल रहा है, साथ में सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं 24/7 विच हेल्प दैट कि उसका ग्रोथ फास्ट हो। कंपैरेटिवली जो नॉर्मल ट्रेडिशनल ग्रोथ है उससे वो फास्टर होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो एक 3 फीट का भी पौधा है वो हम साल भर में उसे 8 से 10 फीट 12 फीट तक लेके जा सकते हैं। इसमें और कौन-कौन हमने सी अभी विधि तक आप लगाते हैं? जी अभी तक हमने जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं सभी में हमने वैसे ही रिजल्ट देखे हैं कॉन्स्टेंटली कि हमने जो 1 साल पहले जो हमने प्लांटेशन की और अभी सारे में ग्रोथ ऑन एन एवरेज हमें एक 8 फीट से 10 फीट तक मिले हैं। क्या बात, तो वो मैं ये वैसे पूछ रही थी
दुर्गे जी, इसमें पौधे कौन कौन से आप लगाते हैं? क्या ये शहर के अंदर भी लगाए जा सकते हैं मियावाकी के तहत? हम अभी शहरों में ही लगा रहे हैं। क्या है, सारे हमारे गवर्नमेंट के रूल है कि 33% ऑन एन एवरेज 30% आपके ग्रीन कवर होने चाहिए, और शहरों में तो एक कॉन्क्रीट हो गया। हर जगह आप देखेंगे कि ऑफिसेस, कॉम्प्लेक्स, बिल्डिंग, कारखाने, इंडस्ट्री सब सेटअप है, तो आपके पास जगह कम है। एक्चुअली जो ये कॉन्सेप्ट जिन्होंने लाया था अकीरा मियावाकी, इन्होंने वही देखा था कि टोक्यो में, जापान में हर जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन है, हर जगह आप कॉन्क्रीट है, तो आपके पास जगह कम है, और आप वो कम जगह में अगर आपको मैक्सिमम आउटपुट देना है तो मियावाकी ही एक सोल्यूशन है। जैसे फॉर एग्जांपल लूंगा, 1 एकड़ आपके पास जमीन है, आप 1 एकड़ में अगर नॉर्मल पद्धति से प्लांटेशन करेंगे तो आप 800 से 900 पेड़ लगा सकते हैं उसमें, बट मियावाकी में आप 12,000 लगा सकते हैं, मतलब 12 गुना ज्यादा। आप वही पैच में आप 12 गुना ज्यादा आप ग्रीन कवर क्रिएट कर सकते हैं। तो जो कॉर्पोरेशन के जो नंबर है, जो उन्हें 33%, 30% जो ग्रीन कवर चाहिए, वो पॉसिबल अब मियावाकी से ही होने वाले हैं। और अभी सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आप देखेंगे हमारे देश के, सभी ने अब इस टेक्निक को इजाद किया, इसे इम्प्लीमेंट किया है, और ये हर जगह, हर मेट्रो शहर में दे आर कीन टू डू दिस काइंड ऑफ प्लांटेशन, बिकॉज विदाउट दिस पॉसिबल ही नहीं होगा। आपके पास जगह कम है और प्लांटेशन उतना नंबर में आपको करना है, तो एक मियावाकी एक विकल्प है इसमें। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, एक प्रश्न मेरा यह भी है कि हमारे यहाँ कचरा घरों से निकलता है। ये प्रदीप जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कचरा हमारे जी यहाँ घरों से निकलता है। हम तो घर के बाद जैसे ही कचरा जाता, हम भूल जाते हैं कि कचरा कहाँ जाता है, इसका क्या होता है, इसका पर्यावरण पर क्या फर्क पड़ता है। ये ऐसा प्रश्न है जो सीधा सीधा आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। तो हम अपने जी कचरे को किस तरीके से सेग्रीगेट कर सकते हैं और किस तरीके से पर्यावरण को नुकसान कम से कम हो, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? आई थिंक मैं इससे बेहतर तो नेक्स्ट आई थिंक इस चीज का वेस्ट में काफी वो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, और काफी लेक्चर्स भी लेती हैं स्कूल कॉलेजेस में, तो उनके पास पूरा स्टैटिस्टिक भी होता है कि पर हेड कितना कचरा होता है, क्या क्या तरीके से हम इसे प्लास्टिक के कितने रूपों में सेग्रीगेशन कर सकते हैं। तो आई थिंक नेक्स्ट इस सवाल का जवाब देंगी, तो आई थिंक शी विल बी द बेटर पर्सन। जी, स्वागत है। यस, सो हम देखेंगे तो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जो इंडिया में है, पर पर्सन 60 ग्राम्स ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड एवरी डे, राइट। तो उतना हम वेस्ट हर दिन जनरेट करते हैं। अब उसका मतलब क्या, अभी वो इक्वल होता है 60 kgs ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम कार्बन फुटप्रिंट की अगर बात करें, वेस्ट फुटप्रिंट जो होता है हमारा, और उसको कार्बन फुटप्रिंट में अगर कन्वर्ट करें, तो दैट इज 60 kgs, एंड देन दैट इज इक्वल। अभी हम सोचेंगे अभी क्या करना है ये वेस्ट के साथ, राइट। तो घर पे एक तो सबसे पहली चीज होती है कि वेस्ट कम करने का कैसे, राइट। तो जो हम शॉपिंग करते हैं, जहां से हम चीजें अलग अलग खरीदते हैं, तो हमें कुछ भी हम खरीदे तो लेबल पढ़े कि ओके इस पे क्या चीजें हैं क्या नहीं है, राइट। और वो प्लास्टिक की पैकेजिंग अगर ज्यादा है तो वो वैसा आइटम नहीं ले, या हम ज्यादा बल्क में खरीदे, छोटे छोटे पैकेट से खरीदने से बेटर ज्यादा बल्क में खरीदे। तो ऐसे तकनीकें वापरे कि जिससे हमारा वेस्ट है वो कम हो जाए। फिर दूसरा आया वेस्ट रिसाइकल कैसे करें। तो हम कुछ खराब हुए तो डोनेशन में दे, या अपना वेस्ट डेफिनेटली सेग्रीगेट करें। तो मुंबई में सेग्रीगेट करते तो है कोई लोग, लेकिन क्या होता है पता नहीं। तो घर पे छोटा सा मटका लाके कंपोस्टिंग अगर करे और फिर ड्राई वेस्ट को हम बेचे, तो वो एक बहुत ही आसान तकनीक है। या पूरी सोसाइटी एक साथ आए, राइट, और वहां पे एक बड़ा कंपोस्टिंग यूनिट, एक पूरा सब लोग जुड़ जाए साथ में, और कम्युनिटी लेवल पे जब कोई 10 माले की बिल्डिंग है, 100-200 लोग रह रहे हैं, तो वो अगर सब मिलके आए और छोटे छोटे गमले कंपोस्टिंग करे, राइट, एंड देन कलेक्ट ऑल द मेटल जो पेपर है, प्लास्टिक है, एंड देन सेल इट टू द कबाड़ी वाला, क्योंकि हम न्यूज़पेपर तो बेचते ही है, तो बाकी जो ड्राई वेस्ट है वो भी हम बेच ही सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक है जो हम यूज कर सकते हैं घर पे, कैसे हम कम करें। मैम एक क्वेश्चन आपसे ही है मेरा, हाँ आपसे ही क्वेश्चन है मेरा। हम ड्राई वेस्ट और जो अपना वेट वेस्ट होता है, इसको सेग्रीगेट एक बार आप अगर एक्सप्लेन कर दें तो हमारे जो व्यूअर्स उनको सुविधा होगी कि घर में कैसे सेग्रीगेट किया जाए। तो सेग्रीगेट करने के लिए आपको सबसे पहले तो 2 डस्टबिन होने चाहिए आपके घर में।
राइट। सबसे पहले वो है। एंड वेट, तो वेट मतलब क्या, वेट में आपका जो भी कचरा, मतलब किचन का जो कचरा रहता है, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, जो अगर खाना आपने वेस्ट किया या ज्यादा बन गया है वो फेंक रहे हैं, कोकोनट्स हो गए, वो सब वेट वेस्ट कैटेगरी में आते हैं। तो वो एक डब्बे में रखिए। और जो दूसरे डब्बे में बाकी वेस्ट होता है, मतलब ग्लास होता है, पेपर होता है, मेटल होता है, स्टील के कैन्स हो गए, सोडा बॉटल्स हो गए, प्लास्टिक हो गया, आपका दूध, और जो भी आपका वेस्ट है, लाइक अगर दूध का पैकेट है तो दूध के पैकेट को खत्म करके आप उसे धोइए। बिकॉज आप जब उसको ऐसे ही फेंक देते हैं तो वो कितने टाइम बाद लैंडफिल में या जहां पे भी जाता है वो पूरा सड़ जाता है। तो अगर आप उसको धोएंगे तो वो जो बाद में जो रिसाइकिल करेगा उसके लिए आसानी हो जाएगी उसको रिसाइकिल करने के लिए। तो ब्रेड का पैकेट है, उसको हल्का से पानी से रिंस करके फिर वो ब्रेड का पैकेट भेजिए। और तो ये बेसिक आप सेग्रीगेशन कर सकते हैं। तो जो आगे जाएगा, अगर आप सिर्फ आगे अपना ड्राई वेस्ट भी भेज रहे तो सबको आसानी होगी रिसाइकिल करने के लिए। आप ही सोचिए, अगर आप वहां पे हैं, जा रहे हैं, और आपको वैसा एक हफ्ते बाद वाला दूध का पैकेट या ब्रेड का पैकेट वो सब एक ही कूड़े में है और आपको उसमें हाथ डालना पड़े तो कितना मुश्किल होगा। तो हम एज कंज्यूमर्स एट द बेसिक लेवल ये सब छोटी चीजें करेंगे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। बहुत अच्छी चीज निकिता आपने आज बताई कि बहुत मामूली सी चीज है कि दूध का पैकेट और ब्रेड का पैकेट जब भी हम यूज करने के बाद उनको धोकर उनको डस्टबिन में डाले। दुर्गेश जी कुछ कहना चाहते हैं, स्वागत है सर आपका। तो हम तो प्रमोट करते हैं कि आप रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल करें तो करें, बट आप वेस्ट ना करने के लिए ना अपसाइकल करें। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं कि मेरी जितनी जरूरत है मैं उतनी ही चीजें लूं। जैसे अगर मेरी एक टी शर्ट मेरी 5 साल 6 साल 10 साल चल रही है तो मैं ये नहीं कि एक साल पहन के ही फेंक दूं। इसे बोलते हैं अपसाइकल। आप हम तो ये भी प्रमोट, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल तो करने को बोलते ही है, बट हम ये भी बोलते हैं कि जितनी आपकी जरूरत है, क्योंकि एक कोई भी आइटम हो, चाहे आप खाने का आइटम लो या कपड़े का आइटम, इसके पीछे बहुत सारे कार्बन फुटप्रिंट जुड़े होते हैं। तो हम तो यही कहते हैं कि जितनी आपकी जरूरत है आप उतनी ही चीजें लीजिए, अपसाइकिल कीजिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए। पर्यावरण है तो हम है, वी आर पार्ट, पर्यावरण से ही हम है। तो हमें कुछ अपनी तरफ से अगर करना है तो जितना हो सके हम वेस्ट या डैमेज इन्वायरमेंट को ना करें, तो दैट विल बी अ गुड कंट्रीब्यूशन। अपसाइकिल करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही चीज बताई। क्योंकि आजकल की आधुनिकता के जमाने में हमारी जरूरतें तो पीछे रह गई, ख्वाहिशें बढ़ गई हैं, जिसके चलते हम इतना सामान अपने घर में इकट्ठा कर लेते हैं जिसकी आवश्यकता जनरली हमारे परिवार को होती भी नहीं है। पुराने जमाने को अगर मैं याद करूं तो सबके पास मुश्किल से 10 जोड़ी कपड़े भी नहीं होते होंगे, और आज के टाइम में एक व्यक्ति के पास 100 भी हो तो वो कम है, इतने कपड़े होते हैं और एक साल बाद वो बेकार भी हो जाते हैं। और एक एक चीज और बढ़ी है, जैसा कि हम कहते हैं कि प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक के बिना हम रह नहीं सकते। प्लास्टिक तो हमारे जीवन का इसेंशियल पार्ट बन गई है हर जगह में। लेकिन कौन सा प्लास्टिक ऐसा है जो हमारे इन्वायरमेंट को सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है, उसमें एक आम व्यक्ति कैसे डिफरेंशिएट करे, तो उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिएगा। प्लास्टिक कोई भी प्रकार का प्लास्टिक हो। हाँ निक्सा, टेल। सो मेरे हिसाब से मैम 2 टाइप के प्लास्टिक है जो हमें बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए। एक तो प्लास्टिक है जो गवर्नमेंट ने ट्राई किया बैन करने का, जो 50 माइक्रोन से कम होता है, जो हमारी जो दूध की पैकेट में बात कर रही हूँ, जो ये जो हम कहीं पे भी फरसान जाते खरीदने, कोई भी पैकेट फूड जो खरीदते, या जो आपकी थैली होती है जो आप किराने वाले के पास जाएंगे या कहीं, तो वो वाला प्लास्टिक एकदम हानिकारक है। और दूसरा प्लास्टिक है माइक्रो प्लास्टिक। तो हम ये रियलाइज नहीं करते, लेकिन जो हमारे कपड़े हैं वो भी कपड़े जो हमारे सारे हैं वो प्लास्टिक के बने हुए हैं। तो जब हम पॉलिएस्टर जो भी खरीदते हैं और वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो उसके थोड़े जो छोटे छोटे रेशम निकलते हैं और वो फिर पानी में जाके अपने नाले में जाते हैं। अब वो नाला तो कभी कभी अभी मुंबई में होता है स्यूएज ट्रीटमेंट, बट वैसा प्रोसेस ही नहीं है कि वो माइक्रो प्लास्टिक्स को, वो प्लास्टिक के रेशम को निकाले और फिर वो समुंदर में अपने जो फिश जो इकोसिस्टम है उसमें फिर घुल जाते हैं। एंड वो बहुत ही हानिकारक होता है और उसको ट्रैप करना बहुत ही मुश्किल होता है।
तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए फिर? हाँ प्रदीप जी कुछ कह रहे हैं। हाँ प्लीज सर, सर यू आर ऑन म्यूट। या प्लास्टिक की बात कर रही है निक्सा, वो अभी मैं कल या परसों की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, जो एक स्टडी है यूएस की, कि जो बच्चे का प्लेसेंटा है, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है, उसमें भी वो माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। यानी जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है उसमें वो माइक्रोप्लास्टिक जो दिखता नहीं है, आपके कपड़े में होता है, सीवेज ट्रीटमेंट से उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 90% वाटर जो पानी हम पी रहे हैं वो कंटेमिनेटेड हो चुका है माइक्रोप्लास्टिक से। कुछ जगह तो ये पाया गया सिर्फ जब प्लेसेंटा में पाया जा रहा है, बच्चे से माँ से बच्चे में वो प्लास्टिक जा रहा है, तो आप सोचिए कितना हानिकारक है। एक जो सिंगल यूज है हमें दिखता है, जो हर जगह समंदर में ज्यादातर प्लास्टिक जाता है, डंपिंग ग्राउंड में सबसे ज्यादा प्लास्टिक होता है सिंगल यूज, पर दूसरा वाला दिखता नहीं है और वो इससे भी खतरनाक है। हमें कहीं ना कहीं, जैसे हमें लगता है हम पॉलिस्टर के कपड़े हमने खरीदे, कहीं अभी आपके कितने सारे टेस्ट पाए गए, यानी आप कोई भी पानी पी रहे हैं तो आपको लगता है कि आपका प्योर वाटर है, पर नहीं, उसमें माइक्रोप्लास्टिक है। और आई थिंक अभी रिसर्च रिपोर्ट चल रही है और कुछ दिन बाद ऐसे भी टेस्ट आएंगे जो आपको बताएंगे कि आपके ब्लड में कितना प्लास्टिक है, आप उसे निकाल नहीं पाएंगे। जैसे आप अपने शरीर से पूरा ये खून नहीं निकाल सकते हैं, उसी तरह आपके ब्लड में सर्कुलेट होने लगा है। जब बच्चे से माँ में जा रहा है, इससे क्रिटिकल क्या हो सकता है? मैं आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट थ्रेट। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, बेहतर हो, हम मेडिक्लेम करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं, बट हम ये चीज नहीं ध्यान दे रहे हैं कि छोटी छोटी चीजें हमारी आने वाली जनरेशन को किस तरह से खत्म कर रही हैं। और आई थिंक हम उनके लिए क्या गार्बेज डंप यार्ड छोड़ना चाहते हैं कि पानी भी पीने लायक नहीं हम छोड़ रहे हैं, खाना खाने लायक नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब कहीं पे भी आप जाइए तो माइक्रोप्लास्टिक सबसे खतरनाक है। मैं यही एड ऑन करना चाहता था उसमें। ये रिसर्च रिपोर्ट गूगल करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी कि माइक्रोप्लास्टिक फाउंड इन द प्लेसेंटा। ये आपने कितनी गंभीर समस्या की ओर इंगित किया है कि मेरे तो रोंगटे अभी से ही खड़े होने लगे हैं कि हम समस्या से घिरे हुए हैं, लेकिन हमें आभास तक नहीं है कि हम कितनी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। एक भाजी वाले के, जो मुझे सबसे बड़ी समस्या दिखाई देती है, एक भाजी वालों के पास भी अगर हम जाते हैं तो अगर हम 5 सब्जियां खरीद रहे हैं तो 5 सब्जियों के लिए अलग अलग वो एक ऐसी पॉलिथीन देगा जिसका कोई आगे चल के यूज भी नहीं होता, उसको हम प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे पर्यावरण को सबसे ज्यादा हानि पहुंचा रही है, लेकिन हमारी सरकार, हमारी व्यवस्था और हमारी आम जनता उस पर रोक लगाने में पूरी तरीके से नाकाम हुई है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आप लोगों को क्या दिखाई देता है? ये एक ज्वलन समस्या, ये पॉलिथीन, जो वन टाइम यूज पॉलिथीन। मैम इसका मेरा ये मानना है कि ये कहने के लिए तो लगभग 18 स्टेट्स में प्लास्टिक बैन है, हमारे महाराष्ट्र में भी बैन है, कुछ जगह तक स्ट्रिक्ट लेवल पे किया गया था और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, होटल्स में ये हुआ भी था, बट कोविड की वजह से सारी चीजें बैक टू स्क्वायर हो गई हैं। ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मैं सरकार एक सर्टेन लेवल तक होती है, सरकार की कुछ अपनी मजबूरी होती है और कुछ अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होते हैं, तो मैं किसी को ब्लेम करने की बजाय ये चाहूंगा कि हम अपनी कितनी सुरक्षा चाहते हैं। ये सरकार की हमारी सबकी जिम्मेदारी है। आप चाहते हैं कि यदि मुझे फ्रेश एयर मिले, हैं अच्छा क्या कहते हैं रोड मिले, जो जो भी चीजें हैं, तो हम हर चीज के लिए अच्छी हवा, अच्छा हवा पानी के लिए हम सब कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। यदि सरकार बोलती है कि माइक्रो प्लास्टिक का यूज नहीं करना है मैम, हम अपना मोबाइल कभी घर पे नहीं भूलते हैं, राइट? कम से कम 100-150 ग्राम का मोबाइल होता है और हम 30 ग्राम का झोला नहीं कैरी कर सकते हैं। और हम फिर बोलेंगे ये सरकार का काम नहीं है, है आपको सरकार ने बैन किया, आप जाइए, जैसे मैं जाता हूँ मेरी गाड़ी में आपको 2 झोले मैंने डाल के रखे हैं कपड़े के, और जहां पे भी जाता हूँ तो झोला लेके जाता हूँ सुबह। ये कहीं पे भी मेरे बैग में पड़ा है, मेरी कार में पड़ा है, गाड़ी में पड़ा है, तो मेरी जिम्मेदारी है। और यदि हम लोग सारे लोग करें तो डेफिनेटली डिमांड एंड सप्लाई है, लोग क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि हम खरीद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम किसी को ब्लेम करने के बजाय यदि हम जिम्मेदारी लेना शुरू करें कि नहीं ये हमारी जिम्मेदारी है, और यदि हम सरकार को इस चीज में सपोर्ट करें, और जब सरकार देखेगी इन चीजों को, सरकार अपनी तरफ से कोशिश बना रही है, लेकिन लोग फॉलो अप, जैसे सिंपल से आप देखिए अब ये सिचुएशन है कि मास्क के लिए जो कोविड की वजह से हो रहा है उसके लिए 2-2 हजार फाइन लगाना पड़ रहा है मैम। मास्क नहीं लोग लगा रहे, हेलमेट तो मैं मान गया कि भाई आपके सर पे भारी पड़ रहा है, हेलमेट नहीं लगाते हैं लोग, राइट? फाइन भर, सरकार को फाइन लगाना पड़ा। मास्क में कौन सा वजन है आपके लिए? बट आप देखिए
पब्लिक नहीं लगाती। जब कहीं पे जाएगी मास्क गलत तरीके से लगा हुआ है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी नहीं है ना, ये हमारी और मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। तो हम किसी को ब्लेम करने की बजाय हम बताएं ना, जैसे आपने बोला कि चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम, अपने घर से और अपने आप से शुरू होती है। आप कोशिश कीजिए मैम, धीरे धीरे। जैसे यदि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ, हम ग्रीन यात्रा मैंने और दुर्गेश ने शुरू किया था। हमने किसी उम्मीद के साथ नहीं करी थी। हमें ये था कि पार्ट जितना रास्ता दिख रहा है उतने आगे बढ़े, बट आज हम एक सब्सटेंशियल नंबर पे हम चेंज ला रहे हैं। कई सारे नए ऑर्गेनाइजेशन हैं, कई सारे यूथ ऑर्गेनाइजेशन, हम 10,000 स्कूल में बच्चों के साथ जुड़ते हैं, तो बच्चे इतने प्रोएक्टिव होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी जिम्मेदारी है, और फेलियर होने का कारण हम और कलेक्टिव हम ही तो सरकार है। हमारी बीच से चुने हुए लोग जाते हैं, उनका तो अपना फायदा और नुकसान होता है। बट हम तो कोई ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है हमारा। हम अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी यदि हम खुद करें, सरकार अपने लेवल पे काम कर रही है। और जब आप अवेयर होंगे, तो आप सवाल से जब तक आप सरकार से सवाल नहीं कर सकते हैं, जब तक आप खुद उस चीज को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट आप अपने आप को करेक्ट कीजिए, देन गो एंड हैमर ऑन द गवर्नमेंट। एंड आई एम श्योर कि जब हम सारे लोग कलेक्टिवली यदि कुछ करके दिखाएं, तो सरकार को मजबूरन वो काम करना पड़ेगा। और उनने तो आप बनाए या जी बिल्कुल, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। आपकी बातों का मूल मुझे यही समझ में आया कि सरकार अपना काम कर रही है और हमें सबसे पहले अपनी एक आम नागरिक की भूमिका निश्चित करनी होगी कि हम विकास की और ये पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में अपने परिवार से और अपने घर से क्या-क्या एहतियात और क्या-क्या सुरक्षात्मक ढंग अपना रहे हैं, जो पर्यावरण को नुकसान कम से कम हो। अच्छा, इस दिशा में ग्रीन यात्रा, सस्टेनेबल विलेज और फार्मर से आपका क्या तात्पर्य है? ये आपका क्या प्रोग्राम है? कुछ प्रकाश डालेंगे इस पर? जी जी, सस्टेनेबल विलेज हमारा एक यूनिक काइंड का कंसेप्ट है, जिसमें हम फार्मर्स को सपोर्ट करना चाहते हैं। और हमारा एक बेसिक रीजन ये है कि यदि हम हमारा अन्नदाता जैसे हम फार्मर्स को बोलते हैं, बट आपको पता है कि आप जो भी फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, या कोई भी क्रॉप लेके आइए, चाहे जो बाजार में ऑर्गेनिक के नाम पे भी यदि जो बिक रहा है ना, उसका भी एक टेस्ट है। सर मैं जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, आप गूगल में सर्च कीजिए, सब मिल जाएंगे। मैं कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ, पर ऐसी न्यूज हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो आप जो भी खाना खा रहे हैं, वो केमिकल से कंटेमिनेटेड है। आप देखिए, जब हम उनमें कीटनाशक डालते हैं, तो लिखा होता है जहर है, इसको हाथ ना लगाएं, खाली हाथ से या मास्क लगा के करें, और हम खा रहे हैं। अब इंजेक्शन से बढ़ाई हुई सब्जियां आपको मिल रही हैं। जो भी टेस्ट किया गया, आज के आर्सेनिक, कैडमियम, कुछ जो रिसर्चर हैं, तो मैंने बोला कि आर्सेनिक और कैडमियम आपने पेन से क्यों लिखा है इसमें? बोले प्रदीप, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इसमें आर्सेनिक और कैडमियम आ सकता है खाने में। तो वो कहीं ना कहीं हमारा है कि हमारी जो नैसर्गिक चीजें हैं, जो हमारी प्रकृति चीजें हैं, पहले हमारे सिस्टम में आप देखिए, हमारा गांव अपने आप में एक यूनिट हुआ करता था, कि गांव में हर चीज आपको मिलती थी, केमिकल का यूज नहीं होता था, एक दूसरे से इंटरचेंज होती थी चीजें। बट अब वो चीजें खत्म हो रही हैं। तो हमारा है कि हर गांव यदि अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बन जाए, अपने लिए खुद का प्रोड्यूस पैदा करे और ऑर्गेनिक करे अपने प्राकृतिक तरीके से, ये और उससे जो बचा हुआ है, डेफिनेटली हम जब प्रोडक्शन करेंगे और हम काफी ज्यादा करेंगे, तो हम आसपास के शहरों में सप्लाई करें। तो उसमें हम बेसिक कई सारी चीजों पे काम करते हैं। एक तो होते हैं जैसे हम फ्रूट फॉरेस्ट क्रिएट करते हैं, जिसमें हम, और इसके लिए सारा ये प्रोजेक्ट एब्सोल्युटली फ्री होता है फार्मर्स के लिए। हमारा कोई भी प्रोजेक्ट जो हम फार्मर्स के लिए करते हैं, उसके लिए ना तो कोई ट्रेनिंग कॉस्ट है, ना कोई मटेरियल कॉस्ट है। तो हम लोग शुरू करते हैं कि पहले पानी पे हम काम करते हैं। बिकॉज यदि आप देखिए, पहले हर गांव के पास अपना खुद का तालाब और वाटर सोर्स होता था, या नदियां होती थी। अब नदियां सूख गई हैं, तालाब डंप यार्ड में बन गए हैं, लोगों ने उन्हें कब्जा कर लिया है उनके ऊपर। तो हम लोग क्या है, पहले फर्स्ट वाटर अरेंजमेंट करते हैं, जैसे वाटर बॉडी रिजुविनेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देन आसपास कुएं यदि डेड हो रहे हैं, तो कुएं को, हम बोरवेल को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं मैम। सो कहीं ना कहीं हमारी कोशिश होती है कि हम बोरवेल को कम से कम करें, क्योंकि हमारे नीचे का पानी खींच रहे हैं। सो ये स्टेप हम करने के बाद, पानी के बाद हम कोशिश करते हैं कि एक लॉन्ग टर्म जैसे फ्रूट फॉरेस्ट क्रिएट करते हैं। पर फ्रूट फॉरेस्ट में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उस टाइम को हम मेंटेन करने के लिए कोशिश करते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं ये करते हैं, कैश क्रॉप का करते हैं, जो आपकी ऑर्गेनिक खेती होती है, जिसे हम नेचुरल फार्मिंग जनरली बोलते हैं। उसका हम लोग प्रमोशन करते हैं। वहां पे हम ट्रेनिंग देते हैं फार्मर्स को, नई नई टेक्निक्स देते हैं। जैसे आपके यदि आप फ्रूट्स लगाते हैं, तो आपका 4 या 5 साल में यदि फल आते हैं, तो हमारे थ्रू आपको फल आएंगे लगभग 1 या 2 साल में ही वो आपको यील्ड मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो काफी सारी चीजें हैं, जो पानी, कैश क्रॉप, ऑर्गेनिक फार्मिंग,
फ्रूट फार्मिंग, तो उससे क्या होता है, पूरा पर्यावरण सुधरता है, आपके गांव का वाटर टेबल बढ़ता है, आपके लिए खुद के कैश क्रॉप होता है। यदि आप कोशिश करें तो हमारे पास ऐसी टेक्निक है कि आप 1 एकड़ में 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए पर ईयर कमा सकते हैं, और आप उसमें से 10 लोगों की फैमिली के लिए खाना, मसाले, तेल, मिर्च सब आ सकता है। तो आप इमेजिन कीजिए कि यदि आप 4 या 5 लाख रुपए भी कमाते हैं, आप जितना मेहनत करें, ये होता है कि लाख 2 लाख से लेके, तो हम वो टेक्निक सिखाते हैं, और हमारा मकसद है कि हम जितने लोगों तक पहुंच सकें। तो लोग होते हैं, मैंने देखा छोटे-छोटे किसान हैं ना, जिनके पास 2-2 एकड़ ज़मीन है, वो शहर में आके मज़दूरी करते हैं, और वो ये अच्छा नहीं लगता हमें। यदि हमारे पास टेक्निक है, और वो टेक्निक हम क्यों नहीं दे सकते हैं? तो हम मॉडल विलेज जैसे क्रिएट कर रहे हैं, और उस गाँव को हम 3 साल के अंदर छोड़ देते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि 3 साल में वो गाँव इतना सस्टेनेबल हो जाए कि हमारी वहाँ कोई ज़रूरत ना पड़े, और हम फिर क्या दूसरी बात जगह की प्रोग्राम करें, कोशिश करें। ये हमारी कोशिश है, और मेरा सपना है कि एटलीस्ट ज़्यादा नहीं, तो एटलीस्ट बाय द एंड ऑफ दिस लाइफ 100 या 200 ऐसे गाँव को हम बनाएँ, और हम एक मशाल है जो एक से हम दूसरे में फैलाना चाहते हैं, कि हम जिस एरिया में वो काम करें, वहाँ के 10 गाँव इस मेथड को अडॉप्ट करें, क्या जहाँ-जहाँ बात पे है। कोशिश हो, और जितना ज़्यादा हो सके करें। और ये करना हो सकता है मैम, बहुत एक्सपेंसिव अफेयर नहीं है, हमारे पास टेक्निक्स हैं, हम लोग ये काम कर रहे हैं, और हम कोशिश करें कि जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, तो हमसे संपर्क करें, और हम कोशिश करेंगे कि जहाँ-जहाँ पे भी हम कर पाएँ, तो करेंगे। जैसे हम लोग मुंबई के आस-पास काम करते हैं, हम दिल्ली एनसीआर में भी शुरू कर रहे हैं, तो हम ये ज़हर की खेती बंद करके करें, जिसमें किसान का भी फ़ायदा हो, लोगों का भी फ़ायदा हो, आर्थिक रूप से, वातावरण से, और फाइनेंशियल रूप से, वाटर टेबल हमारा बढ़े, ये सब सारी चीज़ें। तो ये एक ओवरऑल कलेक्टिव अप्रोच है, सस्टेनेबल विलेज जिसे हम लोग बोलते हैं, कि आत्मनिर्भर गाँव। और यदि इतने सारे गाँव हैं, जहाँ हमारे 5 लाख से ज़्यादा गाँव, हम गाँव का देश हैं। तो आई थिंक कि हमारी कंट्री और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो सकता है। कितनी सारी डेड लैंड पड़ी हुई है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यदि सारे गाँव सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएँ, तो आई थिंक कि वो हमारी जीडीपी में बहुत बड़ा, और इस साल तो बड़ी खुशी की बात है कि जीडीपी में जो सबसे फास्ट ग्रोइंग सेक्टर और सबसे बढ़िया कंट्रीब्यूट करने वाला है, वो एग्रीकल्चर है। बट क्या बात बात है। ये है ना, हमारी रिक्वेस्ट है कि केमिकल फार्मिंग को अवॉइड करें आप। तरीके हैं हमारे, और यदि लोग जो बोलते हैं कि नहीं, आप डीएपी और यूरिया से आपको ज़्यादा फ़ायदा है, ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। आप अपनी ज़मीन बंजर बना रहे हैं। एक गाय से आप, यदि आप मेथोडोलॉजी ढूँढें, तो एक गाय से, देसी गाय से 30 एकड़ में खेती हो सकती है। आप पालेकर साहब की मेथड यूज़ कर सकते हैं। कोशिश कीजिए, आपके पास 5 एकड़ ज़मीन है ना, 1 एकड़ से आप शुरू कीजिए, आधा एकड़ से शुरू कीजिए, एंड आई एम श्योर कि आपको चेंजेस दिखेंगे, और एक दिन वो आएगा कि जो आप आधा एकड़ से शुरू कर रहे हैं, वो आप पूरे 5 एकड़ में करेंगे, और आपका फ़ायदा कम से कम 5 से 10 गुना होगा जो आप कर रहे हैं अभी। तो मेरी तो क्या यही बात है। उम्मीद है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए। हमारी पूरी टीम कोशिश कर रही है। मैं तो होता ही नहीं, हमारा जो है पूरी टीम है, तो देयर इज़ नथिंग लाइक कि अकेले मैं कुछ कर पा रहा हूँ। तो हमारे लोग हैं, हमारी टीम है, जिनके साथ हम जुड़े हैं, सबके सहयोग से हम लोग ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात आपने बोली है कि अकेले आप नहीं कर सकते, लेकिन आपकी जो सोच है, वो बहुत आगे तक जाएगी, और आपने कहा था कि अगर एक गाँव हम तैयार कर देते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो 10 गाँव हम उस गाँव को देखकर तैयार हों। जी, तो दुर्गेश जी, मैं जी, जी। आपसे पूछना चाहती हूँ कि अपने इकोसिस्टम को पुनर्जीवित करने के लिए महानगर में क्या-क्या उपाय हम अपने घर में रहकर कर सकते हैं कि हम अपने पूरे इकोसिस्टम को पुनः उसी अवस्था में ले आएँ, जिसने प्रकृति ने जिस रूप में हमें वो दिया है? क्या-क्या उपाय हम कर सकते हैं? दुर्गेश, आप अनम्यूट कीजिए हाँ, हाँ, अपने आप को। बोलिएगा। हाँ, दुर्गेश जी, बोलिएगा। हाँ, जैसे शुरुआत में हमने बताया कि आप वेस्ट कम करिए, अप साइकिल में आप अपने आप को ढालिए, जितनी ज़रूरत है आप उतनी ही चीज़ें लीजिए। अब आप सुबह उठने से रात को सोने तक जो आप पानी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी जो भी आप यूज़ करते हैं, जितनी ज़रूरत है आप उतना ही यूज़ करिए। क्योंकि आप अगर पानी आप सुबह देखिए कि आप पहले कितना वेस्ट करते थे और अभी आप नहा रहे हैं या ब्रश कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं। तो थोड़ा-थोड़ा आप कंट्रीब्यूशन शुरुआत घर से करिए। घर के बाद आप जितना अगर जितना खाने की ज़रूरत है आपको, आप उतना ही खाने के लिए लीजिए। ऐसा होता है आपने कई बार देखा होगा कि हमको खाना थोड़ा-सा होता है, हम बनाते इतना सारा। तो अगर हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हर जगह एक इकोसिस्टम इन्वॉल्व है, खाने में भी। तो आपको जितना ज़रूरत है आप उतना ही चीज़ लीजिए। सेकंड, जितना अगर फॉर अ मोमेंट वेस्ट हो गया,
तो आप उसको लैंडफिल में ना फेंकिए, आप उसका खाद बनाइए। जैसे आप फ्रूट्स लाते हैं, फ्रूट्स के छिलके हो गए, आप उसको अगर छिलके को छोटा छोटा चॉप करके आप उसको आपके गमले हैं, अगर आपने घर में आपने पौधे लगाए हैं ब्यूटिफिकेशन प्लांट से, तो आप उसमें ऐसे खाद यूज कर सकते हैं। जो वेजिटेबल कुछ बच गए तो आप उसको उसमें भी यूज कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप घर में छोटे छोटे गमले लगाइए, ब्यूटिफिकेशन प्लांट लगाइए, लगा सकते हैं। तो लगाना तो एक्चुअली आपको नेटिव ट्री है बाहर, लेकिन आप घर से शुरू करिए, मतलब पर्यावरण में आप थोड़ा एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालिए। फिर आप अपने लोकेलिटी में देखिए कि आपके यहाँ पे अगर कहीं जगह है और वहां पे हम प्लांटेशन कर सकते हैं तो आप प्लांटेशन करवाइए। ना ही प्लांटेशन करना एक 5% काम होता है, बट उसको मेंटेन करना 95% मेन काम होता है। तो प्लांटेशन ऐसा नहीं कि आपने, अगर आपके यहाँ गार्डन है या सोसाइटी है, लोकेलिटी है या कोई जमीन है जहाँ पे आपने प्लांटेशन कर तो दिया, बट उसका सस्टेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए आप उसको टाइम टाइम पे खाद, पानी, उसका केयर, उसे सपोर्ट स्टिक, जो भी अगर उसमें कुछ भी प्रॉपर तरीके से उसका ट्रीटमेंट, अगर उसे इन्फेक्शन हुआ है या कुछ भी, तो आप उसके एक अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करिए। और जो जितना हो सके आप पर्यावरण में पेड़ लगाने से लेके वाटर टेबल बढ़ाने से लेके, वाटर रिसोर्सेज प्रोटेक्ट करने से लेके, एनवायरनमेंट को और कंजर्व करने को लेके, जो भी आप अगर कुछ भी कर सकते थोड़ा थोड़ा, मैं इतना नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत कुछ, बट थोड़ा थोड़ा आप अपने आप को कुछ भी करेंगे तो आप लोगों को बताइए, उसके सोशल मीडिया पे डालिए, लोगों को इंस्पायर कीजिए, लोगों को बताइए कि आप हमारे ऐसे ऐसे मैंने किया। तो इससे लोग और देखेंगे कि अरे वाह, इसने कुछ किया, हम इससे ज्यादा कुछ और अच्छा करके हम भी इसे शेयर करें। तो इस तरीके से आप एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा एक रोल मॉडल बन सकते हैं लोगों के लिए। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ के जितना जो भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, आप वो स्टेप लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात बताई दुर्गेश जी। आपका कहने का मतलब ये, जैसे कि हम एक बच्चा जब पृथ्वी पर जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद हम उसको अकेला नहीं छोड़ते, उसकी पूरी केयर तब तक करते हैं जब तक कि वो खुद को संभालने लायक ना हो जाए। तो ये जो पेड़ पौधे होते हैं, ये भी हमारे बच्चों से कम नहीं होते हैं, और एक तरीके से ये हमारे परिवार से ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमारे जीवन दाता है, ये हमें जीवन देते हैं। क्योंकि ये चीजें हमें फ्री में मिली हुई है, हमें इनकी वैल्यू का नहीं पता है, और जब ये हमारे पास नहीं रहेंगी तब हमें पता चलेगा कि हमने क्या खोया है, और हम धीरे धीरे इन चीजों को खो ही रहे हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसकी वजह से हमारी कायदे में अब रातों की नींद हराम हो जानी चाहिए। और मैं अगला क्वेश्चन में निक्सा से ही पूछने वाली हूँ, लेकिन त्रिपाठी जी, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा पेज काव्य को समर्पित है, तो चाहती हूँ एक पर्यावरण को एक छोटी सी कविता समर्पित करके मैं सीधे एक निक्सा से क्वेश्चन पूछूंगी। बिल्कुल जी जी, ये तो हमारे लिए, मैंने आपकी कविताएं सुनी है, और अब जब से मैं मिला हूँ और मैं आपको फॉलो करता हूँ, इट विल बी वेरी नाइस टू कि जो हमारे काव्य से एक ऐसा संदेश, कवियों का तो बड़े बड़े बताया ना कि जब युद्ध होते थे तो राज कवि होते थे, क्या कहते, युद्ध भूमि में जाया करते थे मोटिवेट करने के लिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। यदि आप देखिए, कवियों का हमारे कल्चर में बड़ा योगदान रहा है। तो आई थिंक कि हमारे सारे कवियों को डेफिनेटली वीर रस की कविताएं हो, सौंदर्य रस की कविताएं हो, प्रेम रस की कविताएं हो, बट अब पर्यावरण रस की भी कविताएं होनी चाहिए। आई थिंक ये वो आप कर रही हैं, तो मेरी तो आपकी पूरी इस कम्युनिटी से रिक्वेस्ट है कि एनवायरनमेंट पे भी आप कविताएं करें, लोगों को मोटिवेट करें। आप पूरे देश के हमारे कल्चर में हजारों साल से मोटिवेटर रहे हैं, तो डेफिनेटली लोगों को इंस्पायर करें मैम। सो डेफिनेटली इट विल प्लेजर। जी बिल्कुल। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, आज का कार्यक्रम हमारे साथ ओम प्रकाश यादव, अमित सिंह, अनिल कुमार राही जी और रंजीत कुमार आरके जी, और राष्ट्रीय नव साहित्य कुंभ एक ग्रुप है वो हमसे जुड़ चुके हैं, बीरबल एस राणा जी, हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। तो एक कविता पर्यावरण को समर्पित करती हूँ और चाहती हूँ कि वो ठक से जाके सबके दिल में लगे। पंक्तियां समर्पित करती हूँ। धरा हुई बीमार हमारी, धरा हुई बीमार हमारी, अब इसका उपचार करें। धरती का सपना मिलकर हम साकार करें, हरी भरी धरती का सपना मिलकर हम साकार करें। और हम क्या कर रहे हैं पृथ्वी के साथ?
दोहन किया धरा का इतना, जंगल सारे नष्ट हुए। दोहन किया धरा का इतना, जंगल सारे नष्ट हुए। जलवायु का चक्र है बिगड़ा, मौसम सारे रुष्ट हुए। धरती गगन बचाने खातिर, धरती गगन बचाने खातिर, अब तो प्रभु अवतार धरे। हरी भरी धरती का सपना मिलकर हम साकार करें। और मनुष्य क्या कर रहा है? हमने स्वार्थ में महासागर इतना दूषित कर डाला। हमने स्वार्थ में महासागर इतना दूषित कर डाला। जलिए जीव मरे फिर सारे, कौन भला अब रखवाला। चिंतन मंथन थोड़ा कर ले, चिंतन मंथन कर ले सारे, अब इनका उद्धार करे। हरी भरी धरती का सपना मिलकर हम साकार करें। और अंतिम बंद, जो हमारी जीवनदायिनी नदियां हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? गंगा यमुना सरस्वती मिल, गंगा यमुना सरस्वती मिल, नदियां सारी रोती है। रूप उजाड़ा इनका ऐसा, जैसे विधवा होती है। रूप उजाड़ा इनका ऐसा, जैसे विधवा होती है। नदियां सारी स्वच्छ बनाकर, नदियां सारी स्वच्छ बनाकर, फिर इनका श्रृंगार करे। बहुत खूब मैडम। हरी धरती का सपना मिलकर हम साकार करें। हरी भरी धरती का सपना मिलकर हम साकार करें। बहुत बहुत खूब मैम, आपने सारी मतलब जितनी समस्याएं हैं और उनका हम कैसे ये कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा पिरोया है आपने। मतलब बहुत बताया ना कि कभी हमारे हजारों साल के पूरे इतिहास में उनका बड़ा योगदान रहा है। एंड आई एम हैप्पी कि अब जैसे हम क्या कहते हैं लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि हम ज्यादातर कारपोरेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इनके साथ हमारे ऐसे वेबिनार्स या मीटिंग्स होती हैं जो लाइव होती हैं। कई बार होता है कि सिर्फ सेलेक्टेड लोगों के लिए होता है कि भाई उनकी टीम के लिए, और आम जनमानस में आपके थ्रू पहुंचना हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है मैम। थैंक यू वेरी मच। अरे नहीं, ये मेरा सौभाग्य कि आप तीनों मेरे मंच पर उपस्थित हैं। चलेगा निक्सा, अब आपके पास हम आते हैं और हम आपसे पूछना चाहेंगे ये ग्रीन सेलिब्रेशन क्या है, क्या करते हैं इसके तहत आप लोग? थोड़ा ऐसी भाषा में बताएं जिससे हमारी आम जनता इसको आसानी से समझ सके। ये अनम्यूट कीजिए निक्सा आप अपने आप को। तो सेलिब्रेशन मतलब क्या? वो कुछ भी हो सकता है, पार्टी हो सकता है, बर्थडे पार्टी, न्यू ईयर पार्टी, क्रिसमस पार्टी, आपकी दिवाली पार्टी, या कोई मीटिंग है ऑफिस की, राइट? तो ये अलग अलग, वेडिंग हो गया, बड़े बड़े जो एग्जीबिशंस होते हैं, तो ये सारी सेलिब्रेशंस होते हैं जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं थोड़े टाइम के लिए, बहुत मजा करते हैं और फिर चले जाते हैं। बट इस टाइम पे और क्या होता है, वही बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है, बहुत सारा खाना वेस्ट होता है, हम बहुत सारा पानी यूज करते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज यूज करते हैं। तो हम ग्रीन यात्रा में कोशिश करते हैं कि आप आइए हमारे पास और हम आपको मदद करते हैं कि आप कैसे ये सब चीजें बचा सकते हैं। जब आप पानी बचाएंगे, वेस्ट को कैसे आप रिसाइकल करके, कुछ बच जाता है तो कहाँ उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, पानी कैसे बचा सकते हैं, नो प्लास्टिक, हम इवेंट में कैसे आप बिल्कुल नो प्लास्टिक। आपने जो पहले कहा कि हम ऐसा जिंदगी हो गया है कि प्लास्टिक के बिना हम जी नहीं सकते, लेकिन हम एटलीस्ट सेलिब्रेशन में आपको बता सकते हैं कि कैसे आप पूरा सेलिब्रेशन करें और उसमें एक भी प्लास्टिक चीज ना यूज हो। तो ये ऐसे हम छोटे छोटे उपाय देते हैं जैसे आपका पूरा कार्बन न्यूट्रल हो जाए इवेंट। एंड कैसे आप इसके अलावा हम ट्रेनिंग भी देते हैं, क्योंकि इसके सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कम्युनिकेशन।
लोगों को अवेयर करना। जो गेस्ट आ रहे हैं, अगर आप उनको ही कम्युनिकेट नहीं करेंगे कि नहीं हम ये ग्रीन इवेंट कर रहे हैं, तो वो लोग ही इतना सारा प्लास्टिक लेके आएंगे तो वो कैसे चलेगा, राइट। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम जो गेस्ट होते हैं, जो इवेंट में लोग आ रहे हैं, उनको भी कैसे इन्वॉल्व करें, उनके साथ भी कैसे कम्युनिकेट करें, राइट। जो स्टाफ है, जो आपके सप्लायर्स, वेंडर्स हैं, उनको भी हम इन्वॉल्व करके, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको कैसे बताएं कि हाँ हम ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। बिकॉज आप सब चीज तो नहीं करेंगे, आप सिर्फ प्लानिंग करेंगे, बाकी चीज तो आप आउटसोर्स करेंगे कोई भी इवेंट से, तो हम उनको भी कैसे अवेयर करें। अब इससे बहुत सारी चीजें होती है, वो भी अवेयर होंगे, वो भी फिर और दूसरे लोगों को बात करेंगे। जो आपके गेस्ट है वो भी आके ये नया कॉन्सेप्ट है तो एकदम यूनिक हो जाएगा, एंड वो लोग भी फिर आगे जाके लोगों को और बताएंगे। तो ये है हमारा ग्रीन सेलिब्रेशन प्रोजेक्ट। तो हम काम कर रहे हैं इस दिशा में कि हम किस तरीके से सबसे ज्यादा जो दुष्प्रभाव इस समय में पड़ रहा है वो पड़ रहा है हमारी भोग विलासिता और आधुनिकता भरा जीवन। हमें जो चीजें एक बड़े मशक्कत के बाद प्राप्त होती, आज के जीवन में वो हमें बहुत इजीली प्राप्त हो जाती हैं। पहले हम एक जूट के थैले में घर का सामान लेकर आते थे, आज जब बाजार जाते हैं सामान कम होता है और प्लास्टिक के बैग हमारे पास इतने ज्यादा होते हैं कि उनको देखकर एक बार अगर हम सोचे ना कि इनका होगा क्या, तो इंसान डर जाए, इतना हम प्लास्टिक अपने साथ लेकर आते हैं। तो वो सबसे भयावह स्थिति जो इस समय पृथ्वी पर है वो है वन टाइम यूज पॉलिथीन होती है। एक समस्या और है त्रिपाठी जी, जिसका ध्यान कभी भी आम जनता का नहीं जाता। एक कॉन्सेप्ट चढ़ पड़ा है कोरोना काल में भी, चलो पहले तक, टेक अवे फूड। जो ये फूड कंज्यूमर होता है, जो ये प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं, सबसे ज्यादा आज के समय में पृथ्वी की जो सांसें रोक रखी हैं, जिससे हमारी धरती मां सांस नहीं ले रखी है, इन प्लास्टिक बैग्स ने। और जो ये टेक अवे फूड जिन कंटेनर्स में आता है, इसका सॉल्यूशन ग्रीन यात्रा कैसे देखती है, थोड़ा प्रकाश डालिएगा। और मैडम ऑल्सो अमेजोन के जो आपके डिलीवरी होते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। जो अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से हम जो अभी लॉकडाउन में बहुत ज्यादा हो गया मंगाना भी, डिलीवरी, वो भी बहुत प्लास्टिक जनरेट करता है। तो इसका सॉल्यूशन हम क्या देखते हैं? निक्सा दुर्गेश ये दुर्गेश एंड आई थिंक दे लुक आफ्टर ये लोग एक्सपर्ट हैं वेस्ट में। डेफिनेटली ओवरऑल हमारी टीम सारे लोग हैं, बट ये करें, और ये हर कंपनी हो गया है, नॉट ओनली द अमेजॉन, सारी अब छोटी, पहले तो ये बड़े बड़े प्लेयर हैं जो मार्केट में, डिलीवरी के, अब चाहे छोटा होटल वाला डिलीवरी वाला हो, इवन ये मैंने देखा जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है नाउ दे आर प्लानिंग टू बी मोर सस्टेनेबल, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा फंड है और वो उस चीज को पेरिस एग्रीमेंट से जुड़े हुए हैं या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 के पार्ट हैं। तो कहीं ना कहीं अब उनने वो किया और लोग उनके ऊपर क्वेश्चन भी कर रहे हैं। बट वहां के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमारे जो आसपास भी है वो भी छोटा छोटा होता है ना, छोटी छोटी चीजें होती तो इकट्ठा पाइल अप होके, तो ये सारे लोगों की समस्या हो रही है। और आई थिंक निक्सा एंड दुर्गेश ज्यादा बेटर इसमें बता सकते हैं कि हम इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इको फ्रेंडली सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं, बिकॉज ये लोग इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, काम कर रहे हैं। तो आई थिंक निक्सा और दुर्गेश, आप दोनों आप सजेस्ट करें कि आप क्या सजेशन होंगे आपके लिए। ओके, सो फॉर फूड जो हम घर पे मंगाते तो ऑब्वियसली बेस्ट होगा कि हम घर पे ही खाना बनाए जितना हो सके, शेयर करें, पॉटलक करें, या अभी कोरोना से तो खुल गए रेस्टोरेंट्स, तो जाके हम बैठे रेस्टोरेंट्स में और वहां पे खाए। या तो कटलरी एकदम मना ही कर दे, बिकॉज इसका और कोई वैसा सोल्यूशन है ही नहीं। बिकॉज जो आप रेस्टोरेंट में जाके उनको तो बोल नहीं सकते कि आप फॉइल मत यूज करो, या तो आप, दूसरा एक सोल्यूशन है कि आप खुद जाके अपने डब्बे लो, डब्बे अपने लाओ, ऑर्डर दे दो पहले से, सिर्फ डिलीवरी कलेक्ट करने के लिए आप अपने खुद के स्टील के डब्बे या जो भी डब्बे घर पे पड़े हो वो लेके जाइए और वो लाइए। और अगेन जो आपका शॉपिंग है तो वही खरीदिए जो आपको एक्चुअली बहुत ही ज्यादा जरूरत हो। हाँ, और जो ज्यादा दूर ना हो। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फूड माइल्स। फूड माइल्स क्या होता है कि आपका कोई भी चीज कितना दूर से आ रहा है। अभी आपका कोई चीज हैदराबाद से भी आ सकता है, या गुजरात से आ सकता है, या लंदन से आ सकता है। तो जितना दूर कोई चीज जहां से आ रहा हो,
वो ज्यादा इम्पैक्ट करता है, बिकॉज उतना ज्यादा ट्रांसपोर्ट लगा है, उतनी ज्यादा मेहनत लगी है उसको आपके पास आने के लिए। तो जितना आप लोकल खरीदो, जितना आपका आजू बाजू खरीदो, वो ज्यादा बेटर है। और अवॉइड, तो यही है बेसिक, मतलब आप जो कर सकते हैं। सर आप कुछ कहेंगे? और तो हाँ, तो ऐसा अर्लियर सेट कि प्लास्टिक आप जितना कम से कम यूज कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। लाइक माय कलीग टोल्ड कि कैरी योर ओन बैग, कॉटन बैग्स, एंड टेल पीपल, आप कहीं देखते हैं अगर वन टाइम यूज प्लास्टिक भी आप काउंटर होते हैं तो यू मस्ट टेल देम। इनफैक्ट आप यहाँ पे बहुत सारे लोकल वेंडर्स या जो वेजिटेबल सेलर है, दे हैव अगेन स्टार्टेड यूजिंग दैट। द क्यों? खाली एक ही कारण है कि वो सस्ती पड़ती है। और बीच में जब बैन लगी थी बाय द कॉर्पोरेशन एट वेरियस स्टेट, तब थोड़ा इन पे प्रेशर था कि ये लोगों को बोल रहे थे कि भाई आप अपने बैग लाइए घर से, आप अपने बर्तन लाइए या आप अपने कॉटन बैग्स लाइए, उसमें हम आपको देंगे। अब क्या हो गया, अब चीजें ना बहुत लाइटली हो गई वापिस से। अब टाइम आ गया है कि थोड़ा इन्हें और अवेयर किया जाए, सब्स्टिट्यूट की तरफ, अवेयरनेस की तरफ और ज्यादा फोकस किया जाए, लोगों को बताया जाए। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, मतलब अगर हम भी किसी से मिलते हैं और अगर हम देखते हैं प्लास्टिक, तो वी मस्ट टेल देम कि आप क्यों इसको यूज कर रहे हो, और क्योंकि ये वन टाइम यूज है, उसके बाद आप यूज करने वाले नहीं, लैंडफिल में ही जाएगा, विच अगेन डैमेज द इन्वायरमेंट। सो एट द एंड ऑफ द डे आप चीजें घर से शुरू करिए और लोगों को भी बताइए, आस पास पड़ोस में लोगों को बताइए। कहीं भी देखते हैं तो आप कुछ थोड़ा थोड़ा आप अपना एक आवाज बताइए उन्हें कि आप कंट्रीब्यूट करिए, आप अपने लेवल पे कैरी योर ओन बैग। तो इस तरीके से हम प्लास्टिक की जो ये वन टाइम यूज की जो डॉक्टर आपने जो समस्या बताई, इसमें थोड़ा सा हम इसमें एक हद तक कुछ कामयाब कर सकते हैं अवेयरनेस के माध्यम से। जैसे मैं बोलना चाहूंगा सिंपल सा, जो मैम वर्षा मैम, मैं शेयर करना चाहूंगा कुछ चीजें। आप ये पानी का बॉटल देख रहे हैं, ये मैं कैरी करता हूँ, और मैं जब नारियल पानी लेने जाता हूँ तो मेरे आप नारियल पानी से भी वेरीफाई कर सकते हैं आके। मैं ये लेके जाता हूँ, मेरे घर के पास में ही है, और इसमें मैं लेके आता हूँ, वो थैली में नहीं लेता हूँ। मेरे पास एक झोला होता है। तो कहीं ना कहीं, जैसे हमने पहले बोला कि उनको बिजनेस करना है, राइट। आप होटल में आप देखिए, वो सिंगल यूज प्लास्टिक वाले डिब्बे होते हैं, और वो खैर रिसाइकल हो सकता है, बट उसके साथ जो सिंगल यूज आ रहा है प्लास्टिक, जिसमें थैली में आ रहा है, पहले लोग स्टार्टिंग में उनने उसमें शुरू किया था, कागज में जब ज्यादा बैन था। तो कहीं ना कहीं हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है मैम। सिंपल सा, यदि आप क्यों करें हम, तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा। आप जाइए और गूगल में सर्च कीजिए कि इस साल एयर पॉल्यूशन की वजह से कितने लोगों की डेथ हुई है। लगभग इंडिया में जो सबसे ज्यादा सेकंड, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉज ऑफ डेथ इज द एयर पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन। जैसे मैंने माइक्रो प्लास्टिक बोला, आप अपने होने वाले बच्चे के प्लेसेंटा में, खून में प्लास्टिक घोल रहे हैं, और मैं और आप कर रहे हैं। इस साल 1.6 मिलियन, 16 लाख लोगों की डेथ क्या कहते हैं एयर पॉल्यूशन की वजह से हुई है। आप जाइए, हमारे लोग प्लास्टिक जला देते हैं। चाहे मैंने देखा कि बहुत सारे जो लोअर लेवल के गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, म्युनिसिपल के कर्मचारी हैं, वो जला देते हैं। ये सब चीजों पे हम अवेयर हो, ना करें और ना ही करने दें। क्योंकि यदि हम चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो, हम उसको अच्छा एजुकेशन देते हैं, अच्छा क्या कहते हैं हेल्थ सिक्योरिटी देते हैं, कहीं दिक्कत ना हो तो हम व्हीकल से उसे बस करते हैं कि स्कूल कैसे जाए, हर चीज पे ध्यान देते हैं। पर क्या हमने देखा है कि आप अपने बच्चे के लिए फ्रेश एयर नहीं दे पा रहे हैं। इस पर एक रिसर्च रिपोर्ट है, आप गूगल में सर्च कीजिए, एम्स की रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली के बच्चों के जो लंग्स हैं, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं जहां पॉल्यूशन नहीं होता है, उस लेवल तक कभी डेवलप ही नहीं हो सकते हैं। और कल या परसों की रिपोर्ट है, एक यूनाइटेड नेशन या यूएस से एक रिसर्च रिपोर्ट आई है, जिसमें ये कहा गया है कि इंडियन के जो लंग्स है ना, अमेरिकन जैसे डेवलप हो ही नहीं सकते हैं पूरी कैपेसिटी में, क्योंकि हमारे यहाँ इतना पॉल्यूशन है। और ये पॉल्यूशन आपका एक प्लास्टिक है, आप जो सिंगल यूज प्लास्टिक होते हैं, आप घर की जो बिजली जलाते हैं, हर चीज से जुड़ा हुआ है। जैसे फूड माइल उन्होंने बोला कि कहाँ से आपका खाना और कहाँ से पैकेजिंग आता है मटेरियल। तो जब आप अमेजोन में परचेज करें तो देखिए कि इनका बायर कौन है। और आई थिंक कि मेरा एक सजेशन होगा अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से या ऐसी कंपनी से, कि आप वो भी ऑप्शन डालना चाहें कि ये कहाँ से मटेरियल आ रहा है। क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ सिंपल सा मटेरियल जो मेरे पड़ोस में है वो बेंगलुरु से क्यों आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो ऑप्शन दे कि वो कहाँ से खरीदना, कहाँ से हम खरीदें। तो कोशिश करें कि यदि आप वहां जो सामान नहीं मिल रहा है, लोकल बाय या नियर बाय मिल रहा है,
जब आप जाएं तो सिंपल, जैसे मैंने बोला कोकोनट वाला है मेरा, तो बड़ा खुश होता है कि भैया आप एक ही आदमी हैं जो झोला लेके आते हैं, प्लास्टिक लेके ही नहीं जाते हैं, बॉटल लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो होगी मैम, दिक्कत तो हर चीज में होती है, बट आप दिक्कत हॉस्पिटल पहुंचे। नहीं, बल्कि मैं तो प्रदीप जी कहूंगी दिक्कत कुछ नहीं, अपनी आदतें हमने खराब कर ली है। जो आप आदत। लेके जाना, बॉटल लेके जाना, पानी पूरी के लिए मुझे अब भी याद है, जब हम छोटे थे तो हम घर से एक डब्बा लेके जाते थे कि भैया पानी पूरी वाला हमें इसमें पानी देगा। दूध का डब्बा लेके जाते थे कि भैया दूध इसमें हमें मिलने वाला है। जो भी लिक्विड चिक्स, तेल, सरसों का तेल हो या घी हो, तो अपना डब्बा लेके जाते थे। तो कहने का सार सिर्फ इतना है, हमने अपनी आदतें खराब कर ली है। ये व्यवस्था ने जी हमारी आदतें खराब कर ली है। अभी रीना पंत जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो लिखती हैं कि थोड़ा अवेयरनेस की भी कमी है, और कविता और पोस्टर के माध्यम से हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। श्री राम जी लिखते हैं कि बहुत सुंदर परिचर्चा है, इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। सच में बताऊं, इतनी सुंदर और सार्थक परिचर्चा आज इस मंच पर चल रही है। मैं अपने मंच को धन्य मानती हूँ कि इतने विद्वजन मेरे आज मंच पर पधारे, इतनी सुंदर जानकारी दे रहे हैं। ये किसी पूजा करने से कम नहीं, मैं आज सच बता रही हूँ, हम एक पूजा और हवन कर रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने हमें मौका दिया इस टाइप के प्लेटफॉर्म, क्योंकि हमारे लिए कंप्लीटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। एंड आई थिंक ये पहली बार हो रहा है कि ग्रीन यात्रा के दोनों फाउंडर और हमारी कमिंग जनरेशन की लीडरशिप हम सब साथ में हैं। नहीं, कई जगह पे निक्सा होती है, कई जगह पे दुर्गेश होते हैं, या कई जगह पे मैं होता हूँ, पर आई थिंक ये फर्स्ट टाइम हो रहा है पूरे लॉकडाउन में। हमने बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं ऑनलाइन वेबिनार या ऐसे टॉक शो अटेंड किए। आई थिंक ये पहली बार हो रहा है कि ग्रीन यात्रा के 3 की मेंबर्स एक साथ आ रहे हैं। एंड आई थिंक कि कहीं ना कहीं कुछ तो स्पेशल है आप में कि हम सारे लोग एक साथ इकट्ठे आ रहे हैं। बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य है। देखिएगा, एक तरीके से हमें 1 घंटा परिचर्चा करते हो गए, एहसास इसका नहीं हुआ है। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है, बिल्कुल जल्दी-जल्दी मैं अपने क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। इस कार्यक्रम को आप कई वर्षों से चला रहे हैं, सबसे ज्यादा चैलेंज, चुनौतियां का सामने आपको किन चीजों से करना पड़ता है? दुर्गेश, आप बोलना चाहेंगे इस पे कि हम क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? क्योंकि हमें तो बहुत, हम क्या है, हाँ, क्या प्रॉब्लम्स तो क्या होता है कि आप संस्था चला रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम आप फेस करते हैं डे टू डे लाइफ में। मेन प्रॉब्लम होता है पैसों को लेके, फंड को लेके। आपके पास ऑब्जेक्ट बहुत है, आप अभी जैसे हमारा मेन उद्देश्य है कि हम 10 करोड़ पेड़ लगाएं, बट चैलेंजेस हमें आ रहे हैं कि हमारे पास उतने पर्याप्त फंड नहीं है। हमारे पास जितने भी फंड आते हैं, हम उसे हमारे जो ऑब्जेक्ट है प्लांटेशन से लेके बहुत सारे प्रोजेक्ट में हम यूज करते हैं, बट अभी भी हम उस चीज को बहुत लैग कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जो अपील कर रहे हैं वो हमें लोग ज्यादा से ज्यादा आके जुड़े। हम सारे लाइक माइंडेड लोग हैं, यूथ है, हम चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा यूथ हमसे जुड़े, हमारे जैसे सोच विचार रखने वाले, कुछ पर्यावरण के लिए कुछ चेंज लाने वाले। वो एक कविता के माध्यम से डॉक्टर वर्षा मैं बताऊंगा कि कुछ वो थे जो हवाओं के साथ बह गए, कुछ वो लोग थे जो हवाओं के साथ बह गए, और कुछ वो थे जो हवाओं का रुख बदल गए। तो हम चाह रहे हैं कि जिसे कुछ अलग करना है, जो चाह रहा है कि कुछ पर्यावरण में एक बहुत बेहतरीन काम करना है, तो हमारा एक ओपन प्लेटफॉर्म है। हम सब एक लाइक माइंडेड लोग हैं, सारे प्रोफेशनल लोग हैं। हम चाह रहे हैं कि अच्छे से अच्छे लोग जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग, कॉर्पोरेट स्पॉन्सर हमसे जुड़े। हम ज्यादा बेहतर काम करना चाहते हैं, बट चैलेंजेस एक फंडिंग का आता है। बाकी सब छोटे छोटे चैलेंजेस है लाइफ में, बट that can overcome, that we see that कि हम उसे अच्छे से डील करें। और डे टू डे लाइफ में चैलेंजेस तो आते ही हैं काम करने में, तो बट मेजर इज द फंडिंग टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन। द मेजर चैलेंजेस इज द फंड। बिल्कुल, रीना पंत जी का एक क्वेश्चन है। रीना पंत जी पूछती है, ग्रीन यात्रा हमारी कैसे मदद कर सकते हैं? आप डिपेंड करते हैं कहाँ, कौन से शहर से हैं वो अभी? कांदीवली में रहने वाली हैं, लोखंडवाला में। सो आपकी जैसे मुंबई के अंदर जहां जिन शहरों में हम काम करते हैं, जैसे मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, कोलकाता, और ऐसे शहरों में हम लोग क्या करते हैं कि स्कूल, कॉलेज, हाउसिंग सोसाइटी, जहां पे भी आपके घर में 40 से 50 पेड़ की जगह है आपके आसपास, आप हमें बताइए। हमारी टीम एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज के साथ आके सारी चीजें चेक करेगी और फ्री ट्री प्लांटेशन करके देगी। यदि आप छोटा अर्बन फॉरेस्ट चाहिए, यदि मियावाकी फॉरेस्ट होता है, तो मिनिमम 200-300 स्क्वायर मीटर का एरिया है। तो हमारे सारे प्रोजेक्ट, मोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हैं जो एब्सोल्युटली फ्री होते हैं। वी डोंट चार्ज एनीथिंग, जैसे प्लांटेशन। और लेकिन हमें ये इंश्योर करते हैं, ये इंश्योर कीजिए कि यदि हमने आपको एक सैपलिंग दी है तो हम आपके सर पे 3 साल खड़े रहेंगे।
इंश्योर करेंगे कि हमारा पेड़ बचना चाहिए। हम फोटो खींचने वाले लोग नहीं है कि फोटो खींचा और डन हो गया और उसके बाद हम पलट के नहीं देखेंगे। हम आपके यहाँ बार बार आएंगे कि हमारा पौधा जिंदा है कि नहीं है, डे टू डे आप प्रॉपर केयर कर रहे हैं। डेफिनेटली हम आपको और रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाएंगे जो मेंटेनेंस के लिए होंगे, पर डे टू डे में तो आप हमसे संपर्क कीजिए और हमारे फेसबुक में आप जाइए, ट्विटर में जाइए, या हमारा greenyatra.org वेबसाइट है। तो जो भी प्रोजेक्ट आपको सूट करे आप बताइए हमें और हम कोशिश करेंगे कि हम करें। तो जैसे प्लांटेशन का हो गया, ग्रीन सोसाइटीज या इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं वो हो गया। सो कहीं ना कहीं ये जितने भी आपके यहाँ कोई इवेंट हो रहा है आप वो हमें बताइए। आप जहां पर हैं तो जुड़िए और लोगों को जोड़िए। ये मेरा अपना मिशन नहीं है, ये हम सबका मिशन है और हम एक बहुत ही छोटा पार्ट है इसका। तो हमारा है कि जितने लोग जुड़ेंगे उतना फैलेगा। तो आप अपने घर के आसपास जहां जहां पे भी लगता है, डेफिनेटली हम प्रोटेक्टेड लैंड पे करते हैं जहां पे इजिली हो, लोगों को प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसी जगहों पे तो आप हमें रीच आउट कीजिए। हम डिस्कस करेंगे कि हम कहाँ तक आपको उन समस्याओं को एड्रेस कर सकते हैं। यदि हम आपके शहर में नहीं है तो हम आपको गाइडेंस जरूर दे सकते हैं कि कहाँ से, यदि आपको सैपलिंग चाहिए तो यदि जेन्यून है तो हम सैपलिंग भी फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं, बट दे मस्ट बी जेन्यून। हम क्योंकि हम जब ये बोलते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे, मैम बहुत सारे लोग आते हैं कि मुफ्त में मिल रहा है तो इंडिया में ले लीजिए, बट इंश्योर दैट यदि हम आपको मुफ्त के दे रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से हमें प्रॉपर, जब तक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस नहीं होगा हमारा, वी वोंट गिव यू। बिकॉज हमें मतलब नहीं कि हमने इतने नंबर दे दिए, नंबर से ज्यादा मैंने जो पेड़ लगाए हैं वो बचना चाहिए, उसका इम्पैक्ट दिखना चाहिए। यदि हम आपके यहाँ सोसाइटी में कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो ये नहीं कि दिखाने के लिए हो गया और सोशल मीडिया में डाल दिया। उस मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये होता है उसका इम्पैक्ट कितना है। मैम यदि हमने पेड़ लगाए हैं तो वृक्ष में बदलने चाहिए, कम से कम 90% तो बदलने चाहिए। हम यदि कहीं पे इम्पैक्ट कर रहे हैं तो किसी सोसाइटी में क्या चेंज आया है, किसी कारपोरेट में क्या चेंज आया है, वो हमारे लिए एक एंड रिजल्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप हमें रीच आउट कीजिए और हम डिस्कस करके बताएंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। काफी सारी चीज हमारी फेसबुक पे दी हुई है, हमारी वेबसाइट में प्रोजेक्ट रिलेटेड डिटेल डाला हुआ है। तो वी विल बी हैप्पी टू कनेक्ट विद एवरीवन। बिल्कुल सही बात है। आपका मतलब है एक तरीके से आप अपना बच्चा गोद दे रहे हैं और आप बाद में ये भी देखेंगे मेरे बच्चे को सही से रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है, ये आप पूरा मॉनिटर आप करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये पेड़ पौधे, जी बिल्कुल, ये पेड़ पौधे हमारे बच्चों की तरह ही होते हैं। और एक क्वेश्चन बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल जाते जाते क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी मैं प्रदीप जी और निक्सा जी आपसे कि हमारी ग्रीन यात्रा के अब तक अचीवमेंट्स क्या है और हमें कहाँ कहाँ रिकॉग्नाइजेशन मिला है, वो आप थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाल दीजिए कि हमारे अचीवमेंट क्या, हमने अब तक प्रकृति को क्या दिया है, क्या वापस किया है उसका। मैम हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट ये होता है रिकॉग्निशन से ज्यादा कि हम आम जन की लाइफ में काम कर रहे हैं। अभी तक हमने काफी सारे हमने मुंबई का पहला अर्बन फॉरेस्ट डेवलप किया था। अभी उसी तर्ज पे हमने लार्जेस्ट हम अर्बन फॉरेस्ट काफी सारे क्रिएट कर रहे हैं। हमने लाखों फार्मर्स के साथ हम जुड़े हुए हैं, कम से कम सैकड़ों गाँव में हम लोग काम करते हैं। तो हमारा अचीवमेंट है, जैसे हमने बताया कि हम 10,000 स्कूल से जुड़े हुए हैं। तो एक यूथ जो होता है और कॉलेज से एक नब्ज है ये जो देश की, और हमारे देख के खुशी होती है कि जो बच्चे हमारे यहाँ वॉलेंटियर थे आज कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में जुड़े हुए हैं और वो हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसे वॉलेंटियर हैं जो 10-10, 15-15 साल जुड़े हुए हैं। तो हमारा जो सबसे बड़ा ये, डेफिनेटली हमें काफी सारे अवार्ड रिकॉग्नाइजेशन मिले हैं। जैसे मैं आपको रेक्स में मिला था, वहां पे हम दोनों लोग सम्मानित किए गए थे, दुर्गेश और मैं। फिर जैसे मैं हूँ कि टॉप ग्रीन लीडर ऑफ 50 ग्रीन लीडर, 40 अंडर 40, काफी सारे अचीवमेंट मिले हैं। पर मैम वो ये है कि हमारी इस जर्नी में कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा मोटिवेशन है हमारे लिए। और हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है मैम कि जो पेड़ हमने लगाया था, जब हम उसकी छांव में खड़े होते हैं, जब हम किसी सोसाइटी में जाते हैं, जब मैं देखता हूँ, मेरा एक सिंपल सा होता है कि जब मैं देखता हूँ, क्योंकि मुझे कोई बोले कि आपका अचीवमेंट क्या है तो मैं आपको अपने अर्बन फॉरेस्ट में घुमाने ले जाऊंगा रात दिन मुझे क्या ट्रॉफी मिली है ग्रीन यात्रा को। क्या बात है। ये क्रिएट किया है मैंने और ऐसे मुझे और 100 करने हैं। इस साल में ये टारगेट होता है। तो मेरे लिए कि मैं अपनी पेड़ के नीचे जब खड़ा होता हूँ ना, और फिर दूसरा मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इसका मुझे फायदा डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, क्योंकि ना तो मैं वहां पे रहता हूँ, जहाँ पे बहुत जगह ऐसी जगह हैं जहाँ हम नहीं रहते हैं, बट हम क्रिएट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए सबसे, जब हम जाते हैं और फार्मर्स बोलते हैं कि सर हमारी क्या कहते हैं पहले इतनी इनकम थी और आप ये क्या कहते हैं 2 किलो आम आप लेके जाइए, हम वो भी नहीं स्वीकार करते हैं। हम जोड़ के बोलते हैं कि हमने ये किया था, ये हम इस कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो जब हम देखते हैं मैम कि जो पौधे हमने लगाए थे वो लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं, यही हमारा सबसे, और उससे ज्यादा फार्मर्स या और लोगों में पर्यावरण पे बदलाव ला रहे हैं। जैसे अभी मैं आप देखूं
हमें ग्रीन वॉल करके एक प्रोजेक्ट मुंबई में किया है हमने, जो एक सीमेंट वेयर हाउस के पास था। अभी मैं कुछ दिन पहले गया था तो कुछ लोग मिले, बोले आपने ही बनाया है ना ये सर? मैं बोले जी। बोले यहाँ ऑलमोस्ट 50 to 60% डस्ट कम हो गया है वो डेंस फॉरेस्ट लगाने की वजह से। उसकी वजह से उन्हें काफी प्रॉब्लम होती थी। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है, ये वो ढूंढते कि अच्छा आप ही हो जिसने वो किया है। तो दैट इज अवर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट कि हमने ये किया है। बाकी आप यदि देखेंगे कौन से अवार्ड फंक्शन है तो हमारे उसमें वेबसाइट में मिल जाएंगे, पर ये ऐसी चीजें हैं जो वेबसाइट पे नहीं मिलेंगी हमारे। हमें तो हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान यही होता है। हमारे लिए ये भी सम्मान है कि आप जैसे लोग हमें, शायद हम इस लायक अब हो गए हैं कि हमें लोग बुला रहे हैं, आप जैसे मंच हमें मिल रहे हैं जहां हम हजारों लोगों तक, लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं। इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है मैम, कि हमें खुशी मिल बिल्कुल रही है इन चीजों को करने में। बिल्कुल जी, देखिएगा हम तो एक समाज के प्रति हम बार-बार ये कहते हैं कि सरकार ने हमें क्या दिया, देश ने हमें क्या दिया। जी लेकिन एक हमारा दायित्व ये होता है कि हम 1 करोड़ 35 सॉरी 1 अरब से ज्यादा 35 करोड़ लोग हम इस पूरे भारतवर्ष में हैं। इन 1 जी अरब 35 करोड़ लोगों को अपनी भूमिका निश्चित करनी पड़ेगी, आज करनी पड़ेगी कि हम जी देश को क्या दे रहे हैं। देश तो हमें दे रहा है, हमें उसने रहने के लिए जगह दी, घर का आशियाना दिया, रोटी-पानी सभी हम देश की और प्रकृति की देन है। लेकिन हमने क्या लौटाया, हमने क्या दिया? जब जी तक ये भावना हम लोगों के अंदर विकसित नहीं होगी, कोई भी देश, कोई भी या विश्व प्रगति नहीं कर सकता है। बस एक छोटी-सी जी मैम। भूमिका हम निश्चित कर रहे हैं और आप तो कर ही रहे हैं कई वर्षों से। एक छोटी-सी भूमिका जी मैं भी निश्चित करती हूँ कि आप जैसे, मैं तो विद्वजन बोलूँगी, देवता बोलूँगी, जो एक पूरे विश्व को मंदिर बनाने का प्रयास आप कर रहे हैं। तो आप जी मेरे मैम। मंच पर आए, निकिता, जाते-जाते आप बताइए कि आप क्या संदेश इस समाज को देना चाहेंगे? आप तो नई ये जनरेशन हमारी को ये रिप्रेजेंट कर रही हाँ हैं। ये निकिता प्लीज़। और मैं ये निक्सा हमारी नई जनरेशन है और ऐसे पैशनेट लोग हैं हमारी टीम में। ये भी हमारे लिए एक बड़ा अचीवमेंट है कि ये लोग ऐसे यूथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो निक्सा डेफिनेटली आप हमारी न्यू जनरेशन लीडर हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो इस फील्ड से डेफिनेटली ज्यादातर लोगों की एमबीए करके निक्सा डुअल डिग्री होल्डर हैं, उनको एक बेटर अपॉर्चुनिटी कारपोरेट्स में हो सकती है, बट वो हमारे साथ क्यों काम कर रहे हैं? और क्या बिल्कुल आप बताइए। तो मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि आप या बूढ़े हो, बच्चे हो या जवान हो, कोई भी हो, कोई भी एज के हो, आप अपने एवरीडे लाइफ में ट्राई करो कि एनवायरनमेंट को कैसे इन्वॉल्व करें। अब हम जो जो मैं जैसे जीती हूँ, जैसे सर जी से, जैसे मैम जीते, सब अलग है। जो मैं करूंगी और जो सर करेंगे वो बहुत अलग होगा। लेकिन जब वो मैं मेरे माइंडसेट में ध्यान देती हूँ कि हाँ मुझे एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना है, या मुझे अपने जो भी मैं करूँ दिन में, उठने से, ब्रश लेके, नहाने से, बुक पढ़ने से, कुछ भी उसमें मैं सोचूं कि अच्छा इसमें कुछ हो रहा है, वातावरण को कुछ, मेरे एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है। तो ये एक क्वेश्चन थोड़े टाइम के लिए हम डाल दें अपने। और आप कोई भी प्रोफेशन में हो, इट डजेंट मैटर, आप अकाउंटिंग में जाओ या आप लॉयर बनो, आप हमेशा आपके प्रोफेशन में ऐसा आएगा टाइम जब आप एनवायरनमेंट के लिए हेल्प कर सकते हो। तो बहुत जरूरी है, आप जब एनवायरनमेंट की हेल्प करते हैं तो आप सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए नहीं, लेकिन सब जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो वुमेन प्रॉब्लम हो या बच्चे के लिए प्रॉब्लम हो, पोल्यूशन, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व कर सकते हैं, पॉवर्टी वगैरह, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब अपने जो माइंडसेट है उसको बदलें और उसमें कोशिश करें। बिकॉज हम ग्रीन यात्रा टीम सबको कितना भी सुझाव दे सकती है, हम कितना भी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो आपके अंदर से जो वो मोटिवेशन आएगा, आप वो जो जागेंगे और बोलेंगे कि हाँ, और हर एक बूंद, मतलब आप ऐसे भी सोच सकते कि नहीं मैं अकेले करूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, बट हर एक आदमी अगर वो करे तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। और ये सब चीजें शेयर भी करे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिलीज के साथ, ताकि इम्पैक्ट उसका और भी बढ़े। क्या बात है निक्सा, आपने, आपकी बात इतनी, जो भी आपने बताई, मुझे एक चीज समझ में आई कि हम जब सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, पूरे दिन में हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हम इन्वायरमेंट को किस तरीके से नुकसान ना पहुंचाए। और जब एक बार माइंड सेट हो जाता है तो आपके जीने का तरीका बदल जाता है, आपके अंदर काइंडनेस बढ़ जाती है, कर्तव्य परायणता बढ़ जाती है, परोपकार की भावना बढ़ जाती है। तो वो जो एक दूरदर्शी
होती है वो आपके हर कार्य में दिखाई देती है। ये बहुत लगता नहीं है कि काम से आती है सोच। आप इतनी कम उम्र की हैं और आपकी सोच में जो परिपक्वता है उसको मैं प्रणाम करती हूँ और ग्रीन यात्रा को बहुत बहुत धन्यवाद मैं ज्ञापित करती हूँ। दुर्गेश जी, अंत में मैं आपको ही कहूंगी कि आप अपनी ग्रीन यात्रा की तरफ से एक छोटा सा संदेश दें ताकि हम फिर विदा लें। हमारी एक बहुत लंबी यात्रा हमें करनी है पर्यावरण को लेके, और इस यात्रा में हम चाहेंगे कि सारे लोग जुड़े, अच्छा काम करें, बदलाव लाएं समाज में एक लोगों को, क्योंकि पर्यावरण है तो हम हैं। अगर हम ही डैमेज करें तो पर्यावरण नहीं बचेगा और हमारे लिए ही नुकसान होगा, हमारे फ्यूचर जनरेशन को ही नुकसान होगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोग जो भी छोटा छोटा कुछ भी कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन पर्यावरण के लिए आप करिए, हमसे जुड़िए, हम आपको गाइड करेंगे। अगर कहीं भी आपको हेल्प लगे या कोई ऐसा लगे जो करना चाहे और उसे गाइडेंस की जरूरत है, हमसे जुड़िए। हमारे वेबसाइट में वॉलंटियर इंटर्नशिप का फॉर्म है। अगर कोई आर्थिक मदद करना चाहता है तो हमारा डोनेशन फैक्टर है। अगर कोई फॉरेन से भी देना चाहता है तो हमारे पास FCRA लाइसेंस भी है, आप वहां से मदद करिए। बकायदा हम आपको पूरे आपके एक एक धनराशि की डिटेल्स हम आपको शेयर करते हैं, क्या क्या हमने काम किया और आगे भी क्या करेंगे, हमारी प्लानिंग सब दी है। और हम चाहते हैं कि हमारे साथ लोग जुड़े और इस कारवां जो यात्रा है ग्रीन यात्रा, हमेशा यात्रा चलती रहे और अच्छे अच्छे लोग जुड़ के बड़ा बड़ा कुछ अच्छा काम करके जाएं। क्या बात है दुर्गेश जी। हमारे साथ डॉक्टर मनोज, अर्चना जी, सौरभ भूटरा तो प्रारंभ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत किंगर लिखते हैं ट्रूली इंस्पायरिंग निक्सा, आपसे बहुत प्रभावित है। और विक्रांत टोगर जो एक पर्यावरणविद है वो लिखते हैं वेरी वेरी गुड व्यूज, सबके लिए बहुत अच्छा लिख रहे हैं। और अंत में सबसे पहले मैं आपके परिवार को धन्यवाद देती हूँ जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको फ्री होकर काम करने की अनुमति देते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रोग्राम प्रदीप जी मैं बताना चाहती हूँ बहुत लंबा चला, 1 घंटा 11 मिनट चला है और अभी भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। बहुत ही ऐसा लग रहा है कि जिसकी कथा का वाचन हमारे बीच चल रहा है। चलिएगा, जाना तो पड़ेगा, समय हो चुका है। तो अंत में मैं सबको प्रणाम करती हूँ और शुभ रात्रि के आप तीनों हमारे मंच पर पधारे और इतना अपना बहुमूल्य कीमती समय हमको दिया। हमारे जितने भी आज श्रोतागण हमसे जुड़े सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेती हूँ। शुभ रात्रि और पर्यावरण की रक्षा सदा करते रहिएगा। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये मंच देने के लिए, और जितने भी दर्शकगण हमें देख रहे थे आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए, इन कन्वर्सेशन के लिए। और कोशिश करेंगे कि हम सब मिलकर एक स्वस्थ सुंदर भारत बनाएं, पूरी दुनिया बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका, वर्षा जी, एक बार फिर हमारी पूरी टीम की तरफ से, ग्रीन यात्रा की तरफ से, और हमारे जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं सारे पर्यावरण प्रेमियों के साथ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। Yeah.